सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग को जान करके बहुत खुशी होगी कि आप लोग का फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको उसकी पूरी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन करना होगा चैनल को। और आप लोग का जो ये सेकंड पेपर है समावेशी शिक्षा, ये भी इसके 2 से 3 वीडियोस और आने वाले हैं, उसके बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं ये और आप लोगों को यूपी टेट सुपर टेट में भी काम आने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है परामर्शदाता के गुण, इसके अलावा परामर्श की विधियां, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। परामर्शदाता किसे कहते हैं और परामर्शदाता के क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, 2017 में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं परामर्शदाता किसे कहते हैं। देखिए, परामर्श प्रक्रिया की सफलता काफी सीमा तक परामर्शदाता की प्रतिभा, ज्ञान, दृष्टिकोण एवं अनुभव पर निर्भर करती है और इसकी संपूर्ण प्रक्रिया परामर्शदाता के व्यक्तित्व, अनुभव, कार्य एवं गुणों से प्रभावित रहती है। एक प्रकार से परामर्शदाता वह व्यक्ति होता है जो परामर्श प्रक्रिया का आधार होता है और परामर्श की प्रक्रिया में धुरी का काम करता है। अगर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है स्कूल में तो वो टीचर के पास जाता है परामर्श लेने। किसी प्रकार की उसको कोई भी समस्या आती है तो वह अपने शिक्षक के पास जाता है। अगर शिक्षक ही नहीं होंगे तो वह किससे पूछेगा, अपनी समस्याओं को वह किससे बताएगा और समाधान कैसे उसे मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि परामर्शदाता की भूमिका कितनी अहम होती है। कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर के इनके पास जाता है और उसका समाधान प्राप्त करता है और जिस तरीके के दिशा निर्देश ये देते हैं उसी के अनुसार व्यक्ति काम करके सफलता प्राप्त करता है। तो इस तरीके से जो परामर्शदाता की जगह होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति को जो भी प्रॉब्लम होती है वह परामर्शदाता के पास जाता है और वहां से उसकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। अब परामर्शदाता के अंदर क्या-क्या गुण होने चाहिए, आखिर में हम किसी भी व्यक्ति के पास सलाह लेने क्यों जाएंगे जब हमें पता होगा वह व्यक्ति हमसे अधिक एक्सपीरियंस्ड है, उस व्यक्ति ने बहुत सारे लोगों की समस्याएं हल की हैं, वह व्यक्ति बिल्कुल निष्पक्ष रूप से होकर के सभी के क्वेश्चंस का आंसर करता है या सभी की समस्याओं को सुलझाता है और किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखता है। तो ऐसे व्यक्ति को आप ढूंढोगे जो समाज के लिए आदर्श होगा। तो परामर्शदाता के ये सभी गुण होते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रमुख गुणों में कौन-कौन से हैं। तो देखिए, परामर्शदाता के गुण या परामर्शदाता की विशेषताएं एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछेगा, आपको आंसर यही लिखना है। तो एक, परामर्शदाता को धर्म के सार्वभौमिक सिद्धांतों का आदर करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? धर्म के सार्वभौमिक सिद्धांतों का मतलब है कोई भी व्यक्ति परामर्शदाता के पास आता है, जैसे स्कूल में सिर्फ एक धर्म के बच्चे थोड़े पढ़ते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं और एक शिक्षक का क्या कर्तव्य होता है, कोई भी बच्चा उनके पास आए तो वह उसकी प्रॉब्लम को सुने, उसकी प्रॉब्लम का अच्छे से अच्छा सलूशन दे। तो यहाँ पर यही बताया गया है किसी भी धर्म से, जाति से कोई लेना देना नहीं होता है परामर्शदाता का। वह बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। जो भी उनका शिष्य उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछने आता है या फिर किसी भी समस्या को लेकर के आता है, तो इस तरीके से जो परामर्शदाता होते हैं वह सभी धर्मों का सम्मान करने वाले होने चाहिए और सभी बच्चों की समस्याओं को सुलझाने वाले होने चाहिए। इसके बाद देखिए, एक परामर्शदाता का व्यवहार उच्च नैतिकता से युक्त होना चाहिए। उच्च नैतिकता का मतलब है कि ईमानदारी का गुण होना चाहिए, सत्यता का गुण होना चाहिए, लोगों के प्रति मित्रता का व्यवहार होना चाहिए। ये सब एक परामर्शदाता के गुण होते हैं। उसका व्यवहार इस तरीके का हो कि जो व्यक्ति उसके पास समस्या लेकर के जाए वह उस व्यक्ति से डरे ना, परामर्शदाता से डरे ना, बल्कि अपनी बातों को खुल करके उन्हें बता पाए। इसके बाद है परामर्शदाता का व्यवहार निष्पक्ष होना चाहिए एवं भेदभाव न करने वाला होना चाहिए। दोस्तों, बिल्कुल निष्पक्ष ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले पॉइंट में आपको बता दिया है, किसी भी प्रकार से उन्हें कोई भेदभाव नहीं करना है, कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, निष्पक्ष हो करके आपको सॉल्यूशन बताना है। जो भी व्यक्ति आपके पास आता है, जो भी बच्चा आपके पास आता है अपनी समस्या को लेकर के, आप निष्पक्ष होकर के उसकी समस्या का या उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। इसके बाद देखिए, परामर्शदाता को समस्या के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। संवेदनशील होने का मतलब है बहुत ही ध्यान से समस्या को सुनना है, फिर उस समस्या के जितने भी कारण है उनका पता लगा करके उसका बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन देना है। इसके बाद देखिए, परामर्शदाता को सहनशील एवं धैर्यवान होना चाहिए। कभी-कभी जो व्यक्ति समस्या को लेकर के आता है वह कभी-कभी बहुत एग्रेसिव हो जाता है और वह अपनी बातों को वो सरलता से कहना चाहता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति परामर्शदाता से लड़ रहा है। तो ऐसा अगर
लगे भी परामर्शदाता को, तो उन्हें क्या करना, उन्हें थोड़ा सा सहनशीलता दिखानी है और थोड़ा सा धैर्यवान बनना है कि वह व्यक्ति अगर समस्या को लेकर के आया, वह वास्तव में परेशान है, तो उसकी समस्या को सुनना है, ना कि उसके बिहेवियर को आपको देखना है। और आपको सहनशील रहना पड़ेगा और धैर्यवान भी रहना पड़ेगा जब तक वह व्यक्ति अपनी समस्या को आपसे बता रहा है। और इस तरीके से इतने जो गुण आपने पढ़े, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परामर्शदाता के गुणों में और विशेषताओं में, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद परामर्श की विधियां कौन-कौन सी होती हैं, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, इसमें क्या-क्या चीजें होती हैं। तो देखिए, परामर्श की विधियों में निर्देशात्मक परामर्श, अनिर्देशात्मक परामर्श और समन्वित परामर्श, तीनों ही बहुत ही इजी हैं। डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और इलेक्टिव काउंसलिंग। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले डायरेक्टिव काउंसलिंग यानी कि निर्देशात्मक परामर्श। परामर्श की विधियां भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। निर्देशात्मक परामर्श, इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता द्वारा परामर्श लेने वाले को उसकी समस्याओं को सुलझाने, उसका विकास करने तथा व्यवहार में सुधार लाने जैसी बातों को लेकर उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे निर्देश दिए जाते हैं। इस प्रकार का परामर्श पूरी तरीके से परामर्शदाता केंद्रित होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर के आया, किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर के आया, या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी समस्या किसी व्यक्ति को है, तो वह अपनी समस्या को बताता है और जो सामने वाला जो परामर्शदाता होता है वह उसकी समस्या को सुनता है और वह एक निर्देश देता है, या सिर्फ और सिर्फ वही, यानी कि परामर्शदाता ही जो चीजें बताता है वही परामर्शग्राही को करना होता है। तो परामर्शदाता केंद्रित होता है। अगर हम इस तरीके से एक डॉक्टर की बात करें, तो डॉक्टर जो भी परामर्श देता है अपने मरीज को, वह क्या करता है, वह बेस्ट से बेस्ट देता है। तो अगर इस तरीके से, अगर यहाँ पर डॉक्टर के द्वारा दिए गए निर्देश की बात करें हम, तो वह निर्देशात्मक परामर्श के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि वह जो भी चीजें एडवाइस देंगे अपने मरीज को, वह बेस्ट से बेस्ट देंगे। तो यह जो निर्देशात्मक परामर्श होता है, यह परामर्शदाता केंद्रित होता है, यानी कि इसमें जो व्यक्ति परामर्श देते हैं वह जो निर्देश देते हैं, वह जो बातें बताते हैं, वही अगले व्यक्ति को जो परामर्श लेने आया है उसे सुनना होता है और उसी के अनुसार अपने कार्य व्यवहार को करना होता है। ठीक है। अब दूसरा है अनिर्देशात्मक परामर्श। तो अनिर्देशात्मक परामर्श में देखिए, इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता ऐसी परिस्थितियों तथा तकनीकों का प्रयोग करता है जिससे परामर्श लेने वाले को अपनी राह स्वयं चुनने, उस पर चलने और अपनी समस्याओं के निवारण में अधिक से अधिक आत्मनिर्भर हो सके। इस प्रकार का परामर्शग्राही केंद्र बन जाता है। यानी कि जो अनिर्देशात्मक परामर्श होता है, इसमें जो परामर्शदाता होते हैं वह क्या करते हैं, ऐसी परिस्थितियों तथा ऐसी तकनीकों का प्रयोग करते हैं कि जो व्यक्ति उनसे परामर्श लेने आया है उसके अंदर खुद इतनी क्षमता हो जाए, खुद इतना योग्यता आ जाए कि वह अपनी राह खुद चुन सके और उस पर चल सके और अपनी समस्याओं को खुद सॉल्व कर सके। तो इस तरीके से जो अनिर्देशात्मक परामर्श होता है, ये मुख्य रूप से परामर्शग्राही केंद्रित होता है कि जो व्यक्ति सलाह लेने गया है उसे थोड़ी सी हिंट मिल गई है परामर्शदाता से, या फिर उस तरीके की परिस्थितियां उन्होंने बता दी है कि इस तरीके की परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति होता है तो कैसे इन परिस्थितियों से डील करता है या कैसे इन परिस्थितियों से बाहर निकलता है। तो परामर्शग्राही जो होता है वह उन चीजों को समझ करके और वह खुद अपनी राह बनाता है और खुद उस पर चलता है और अपनी प्रॉब्लम का सलूशन वो खुद ढूंढता है। तो इसीलिए अनिर्देशात्मक परामर्श को हम क्या कहते हैं, परामर्शग्राही, यानी कि जो परामर्श लेने गया है परामर्शग्राही केंद्रित, मतलब यह जो होता है यह परामर्शग्राही केंद्रित हो जाता है। कौन सा, अनिर्देशात्मक परामर्श। इसके बाद तीसरा है समन्वित परामर्श, इलेक्टिव काउंसलिंग। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शग्राही को उसकी आवश्यकता अनुसार परामर्श, परिस्थिति अनुसार परामर्श देते हैं। यह किसी एक पर अर्थात परामर्शदाता केंद्रित या परामर्शग्राही केंद्रित नहीं होता है। यानी कि जो समन्वित परामर्श होता है, इसमें जो परामर्शदाता होते हैं वह भी इक्वली परामर्शग्राही के साथ पार्टिसिपेट करते हैं और दोनों लोग, ऐसा नहीं है कि परामर्शदाता जो है वो अधिक एक्सपीरियंस्ड है, उनके पास योग्यता अधिक है, उनके पास क्षमता अधिक है तो वही योग्य हैं। वो सामने वाले से भी क्या लेते हैं, सलाह लेते हैं कि आपकी प्रॉब्लम है, तो अगर आप इस जगह पर होते तो आप किस तरीके से इसका सलूशन ढूंढते। मैं तो आपको सलूशन बताऊंगा ही, लेकिन आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम से बाहर निकलते। तो इस तरीके से जो परामर्शग्राही होता है और जो परामर्शदाता होता है, दोनों लोग इक्वली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और दोनों लोग मिल करके उस समस्या का सलूशन ढूंढते हैं। तो ना तो ये परामर्शदाता केंद्रित होता है और ना ही परामर्शग्राही केंद्रित होता है, या दोनों का मिला जुला रूप होता है समन्वित परामर्श।
ठीक है, यानी कि इसमें परामर्शग्राही की आवश्यकता अनुसार परामर्श और परिस्थिति के अनुसार परामर्श दिया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये परामर्श की विधियां और परामर्शदाता के गुण या परामर्शदाता किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग जरूर किया करिए, ताकि हम लोग लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर के आते रहें। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करता आ रहा है और लगातार करता रहेगा। यहाँ आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। जितनी भी पिछली वीडियोस हमने बनाई है, आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया है पूरा और आप लोगों का हिंदी, एसएसटी, इसके अलावा आप लोग का मैथ्स, आपको सभी विषयों की वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएंगी हैंड रिटन नोट्स में। आप लोग तैयारी करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और आपको आगे चल करके यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सबकी तैयारी हम करवाने वाले हैं, ताकि आप लोग भविष्य में जल्द से जल्द सरकारी मास्टर बन सके। इसीलिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों की मेहनत में लगातार हम लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि हम लोग लगातार आपको गाइड करते रहें, आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है आपको बताते रहें। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों सब्सक्राइब के बगल में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से और भी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। आपको हर एक विषय की पूरी पीडीएफ मिलेगी। आप हमसे कोई भी बात हो अपनी, आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज अधिक से अधिक लोग ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन करिए और अपनी सभी समस्याओं का भी समाधान प्राप्त करिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो भी दोस्तों आपको पसंद आया होगा और आप लोग अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स करना मत भूलिएगा, ताकि लगातार हम भी मोटिवेट होते रहें, आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाते रहें और लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस ऐसे ही लाते रहें। इसके लिए आप लोगों को लाइक और कमेंट जरूर करना है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।